प्रोटिस्टा। आज हमें पढ़ना है प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोटिस्टा जगत की हम बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं, है ना। देखो, एक शब्द आया है आपके पास में जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इस प्रोटिस्टा शब्द का अर्थ क्या होता है? इस प्रोटिस्टा शब्द का अर्थ यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वप्रथम। क्या है? सर्वप्रथम। पहले अगर कोई आए थे तो प्रोटिस्टा थे, ऐसा कहना है, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं कि भाई मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय जीव वो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद में जो जीव आए यूकेरियोटिक जीव वो थे प्रोटिस्टा। वो सारे के सारे तो वो कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। और ये सारे के सारे अब पढ़ेंगे अपन कि ये सारे के सारे यूकेरियोटिक। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ पता चल गया। अब दूसरी चीज कि आपने देखा कि पहले जो है ना क्या था, सभी को आपको पता हो तो अरस्तु का वर्गीकरण किया था, तो अरस्तु ने दो ही भागों में दोनों को बांट दिया था, जीव जगत और एक था अपना पादप जगत। ऐसे करके दो जगत बनाए थे, किसने? अरस्तु ने बनाए थे। लेकिन फिर आपको पता है कि आर एच व्हिटेकर ने अलग अलग जगत बताए, है ना, जगत बनाए थे, इनमें जगत में इन जीवों को रखा था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसका प्रोटिस्टा का जो है ना, प्रोटिस्टा को, पूरे प्रोटिस्टा को एक अलग ही जगत बनाने का, है ना, ये सुझाव किसने दिया था? भाई उन्होंने कहा था कि एक पूरी तरह से इस प्रोटिस्टा को अलग ही एक जगत में रखा जाए, एक अलग ही जगत बनाया जाए, इसमें सारे जंतु जो भी पढ़ेंगे अपन इसमें, उन सभी जंतु प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाए। तो ये सुझाव किसने किया था? ये सुझाव किसने दिया था? प्रोटिस्टा को एक अलग जगत की कल्पना, है ना, ये एक अलग जगत की कल्पना के रूप में किसने, हम यूं कह सकते हैं कि ये सुझाव किसने दिया था कि प्रोटिस्टा को बिल्कुल एक अलग ही जगत में रखना है? तो वो एक वैज्ञानिक थे, वो जर्मन के रहने वाले थे। और जर्मन के रहने वाले थे प्राणी शास्त्री, यानी कि हम यूं कह सकते हैं जूलॉजिस्ट थे वो, जूलॉजिस्ट। ठीक है, एक जर्मन प्राणी शास्त्री थे, जर्मन के रहने वाले प्राणी शास्त्री थे, जिनका नाम था क्या? का नाम रहा था हीकल। हीकल के बारे में पहले पढ़ा था? हाँ, नहीं पढ़ा था? हाँ, नहीं पढ़ा था? हाँ भाई, हेकल हीकल जो भी है, जो हेकल नाम का कोई ऐसा नहीं पढ़ा था? चलो, हाँ, अर्नेस्ट हेकल, और ये भी थे एच कल, एच कल। अब एक बात बताओ, तुम्हें नहीं पता कि अर्नेस्ट हेकल ने कौन सी जगत प्रणाली दी थी? त्रिजगत प्रणाली। और त्रिजगत प्रणाली के अंदर उन्होंने किसको ऐड किया था? पहले से ही मोनेरा जगत था, है ना। और नहीं, मोनेरा जगत कहाँ से था? कहाँ से था मोनेरा जगत? प्लांटी और एनिमेलिया था। प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से ही था। हाँ, और प्रोटिस्टा को लेकर ऐड किया इन्होंने। तो प्रोटिस्टा को ऐड करने वाले कौन है? ये हेकल, या फिर आप इनको अर्नेस्ट हेकल भी बोल सकते हो, है ना, ये तो शॉर्टकट में नाम है। तो आप अर्नेस्ट हेकल भी कह सकते हो, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह सकते हो ना। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल जिन्होंने त्रिजगत प्रणाली दी थी, बताया भी था मैंने आपको। अर्नेस्ट हेकल ने त्रिजगत प्रणाली दी थी, और है ना, संपूर्ण ये संपूर्ण को छोड़ो आप, तो प्रोटिस्टा की एक नई ही उन्होंने एक जगत बनाया था जिसमें कुछ जीवों को रखा गया था, है ना। ठीक है, अब देखो, वैसे तो सन वन तो कोई पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना है, 1866 के अंदर क्या था, वर्गीकरण किया था 1866 के अंदर। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं कि इस प्रोटिस्टा के क्या क्या मेन लक्षण है। जैसे हम पढ़ते ही आते हैं कि भाई कि कैसा एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है ना, यूकेरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, पोषण किस प्रकार का करता है ना, ऐसे हमें कुछ लक्षण इसके पढ़ने हैं। चलो, इसके लक्षण हम आगे बात कर लेते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं प्रोटिस्टा के, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, देखो, आपने ये तो नाम सुना ही होगा, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, सुना है ना। एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि हम लोग हो गए, हमारे पास में खूब सारी कोशिकाएं, कमी नहीं है कोशिकाओं, है ना। गिनने बैठे हुए तो गिन नहीं पाओगे, इतनी सारी कोशिकाएं हैं हमारे पास, है ना, गिन भी नहीं पाओगे वैसे भी, है ना। हम अपनी नग्न आंखों से तो अपनी कोशिकाओं को देख नहीं सकते, हम तो अंगों को जरूर देख सकते हैं। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, है ना। तो अंग फिर भी हम देख सकते हैं, लेकिन कोशिकाओं को हम देख नहीं सकते। तो हमारे पास तो खूब सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं तो केवल एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब केवल एक ही कोशिका से वो बने होते हैं।
और उसी कोशिका के अंदर सब कुछ होना होता है जो उसी में हो जाता है। पोषण की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया, ठीक है ना, और श्वसन की प्रक्रिया, सब कुछ उसी कोशिका, एक ही कोशिका में होना होता है ना। अब आपने पढ़ा था मोनेरा जगत, पहले पढ़ा था मोनेरा जगत, वो भी कैसे थे, एक कोशिकीय थे ना, मोनेरा जगत एक कोशिकीय थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें किसके, प्रोटिस्टा के, तो पहला लक्षण तो यही आता है कि भैया ये एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय। हारिस विटेकर की पंचजगत प्रणाली में मैंने आपको पढ़ाया था, कैसे है ये, एक कोशिकीय है, ठीक है ना। तो एक ही कोशिका से, यानी एक कोशिकीय बहुत छोटू से होते हैं, एक कोशिका, ठीक है ना, बहुत छोटे से होते हैं ये, बहुत छोटे, हम अपनी नग्न आंखों से इनको नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते, इतने छोटे होते, तो एक कोशिकीय है ये, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं कि कोशिका के विकास के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, ठीक है। हम एक बात करें कि भाई विकास के आधार पर कोशिकाएं कितनी होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बेचारी पुरानी टाइप की कोशिका जो इस दुनिया में सबसे पहले आई थी, है ना, सबसे पहले जो बनने वाली कोशिका है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और सबसे पहले वो बनी कहाँ पे थी, देखो, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी थी ये तो हमें पता है, लेकिन वो बनी कहाँ थी, ये हो गई समुद्र, क्या हो गई ये, पानी पानी था उस टाइम दुनिया में, ठीक है। तो इसी के अंदर, है ना, आपको पता है जीवन की उत्पत्ति जो है वो पानी के अंदर हुई है, जीवन की उत्पत्ति एक पानी के अंदर हुई है। जब हम 12th क्लास में आ जाएंगे, है ना, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे क्या हुई है ना, हमारा चैप्टर है 7वां चैप्टर, तो जय विकास का, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है ना वो पानी के अंदर हुई। तो हमारी सबसे पहली कोशिका मोनेरा, है ना, जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, वो कहाँ पर डेवलप हुई थी, इसी पानी के अंदर, उसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो पानी के अंदर ही हुई, ठीक है। अब वो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो कैसी थी, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, है ना, वो भी कैसी थी, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी बेचारी, ठीक है। अब मोनेरा हो गया ये तो, अब बाद में आता है उसके बाद में प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रोटिस्टा जो है वो कैसे बने, तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही यूकैरियोटिक कोशिका बनी, कैसे बनी है, एक थ्योरी बताऊंगी मैं आपको, भी समझ में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका से कैसे यूकैरियोटिक कोशिका बनी वो मैं समझाऊंगी आप, लेकिन मैं अभी समझ लो बस कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही यूकैरियोटिक कोशिका बनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये वाली जो कोशिका है, अपन बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा के लक्षण, है ना, यहाँ पर पूरा लिख देती हूँ, फिर मैंने पढ़ा लिखी, प्रोटिस्टा के लक्षण में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने ये देख लिया कि भाई ये एक कोशिकीय है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक है, तो मैंने आपको साफ साफ शब्दों में आपको बताया था कि 5 जगत जब प्रणाली अपन ने पढ़ी थी, तो उसमें केवल एक ऐसा मोनेरा ही एक ऐसा जगत था जिसमें कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सारी की सारी, यानी कि अपने हो गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो ये कैसी कोशिका हो गई है, यूकैरियोटिक कोशिका। अगर ये यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसके अंदर तो सब कुछ होना चाहिए, जो एक कोशिका में काम वगैरह होते हैं, तो सब कुछ इसमें होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, तो इसमें सब कुछ होता है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, सुविकसित केंद्रक मिल जाएगा, सुविकसित केंद्रक का मतलब केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा केंद्रिका मिल जाएगी आपको इसमें, इसमें आपको सारे कोशिकांग मिल जाएंगे, सब कुछ, बचे कुछ जो कोशिकांग थे ना जो बेचारे उसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं थे, वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे, है ना। कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, ठीक है, और हरित लवक हो गया, सारी कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और इसके अंदर सुस्पष्ट प्रकार का, स्पष्ट प्रकार का क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, उपस्थित होता है, ठीक है, सुस्पष्ट प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा झिल्ली आबद्ध कोशिकांग भी होंगी, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग का अर्थ झिल्ली युक्त कोशिकांग, ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते, वही तो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है। और झिल्ली आबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, ठीक है ना, गोल्जी काय हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो इसके अंदर सारे के सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाएंगे, ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित
सारे के सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित रहेंगे, ठीक है ना। अब बताओ, अब झिल्ली युक्त कोशिकांग है तो बेचारा राइबोसोम पीछे क्यों रहेगा? राइबोसोम तो उसमें भी पीछे नहीं रहा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी नहीं रहा था। तो बताओ इसके अंदर जो राइबोसोम होगा, तो राइबोसोम कौन सा होगा? 80S प्रकार का, 80S प्रकार का, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होता है 80S प्रकार का, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा होता है? 70S प्रकार का, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है, वो बेचारी पुरानी टाइप की, उसको कम वाला दे दो, एक 10 थोड़ा कम कर दो इसमें, और इसको 10 थोड़ा ज्यादा दे दो, है कि नहीं। तो इसमें 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके पोषण की, कि भैया ये खाना कैसे खाते हैं, ये पोषण भोजन कैसे लेते हैं, किससे लेते हैं ये भोजन, ये खाना किस प्रकार से खाते हैं। देखो, ये ना सारा टाइप का पोषण करते हैं, मतलब ये स्वपोषी भी होते हैं, ठीक है ना, अपना भोजन खुद भी बनाकर खाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं, अभी अपन देखेंगे कौन कौन से स्वपोषी होते हैं, कौन कौन से विषम पोषी होते हैं, ऐसे देखेंगे। तो ये स्वपोषी भी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये विषम पोषी भी होते हैं, विषम पोषी का मतलब जो अपना भोजन दूसरों से लेते हो, तो ये दूसरों से भी अपना भोजन ले लेते हैं। और एक तरह के तो इसमें ऐसा जीव है जो क्या करता है, चलो मैं पहले ये लिख लेती हूँ, है ना। तो ये स्वपोषी स्वपोषी होते हैं, और ये विषम होते हैं। और एक ऐसा जीव पढ़ोगे आप, एक ऐसा जीव पढ़ोगे आप जो क्या करता है पता है। देखो, एक जीव होता है जिसका नाम है युगलिना। क्या नाम है उसका? युगलिना, ठीक है। ये आपने पहले भी थोड़ा सा पढ़ रखा है, ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पर बेचारे को तो भी मैंने बता दिया, ये समझ लो कि ये युगलिना है, ठीक है। और ये युगलिना करता क्या है, एकदम ये युगलिना क्या करता है, के पास में, युगलिना के पास में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर मैंने यहाँ लिखा है स्वपोषी, तो फिर तो स्वपोषी होने का मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते होंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अर्थ है कि उसमें क्या पाया जा सकता है? क्लोरोफिल पाया जाता होगा। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है युगलिना के अंदर। अब देखो, युगलिना रहता है बेचारा पानी के अंदर। अभी मैंने कहा ना कि पहले मोनेरा जगत की उत्पत्ति पानी के अंदर ही हुई, और फिर ये उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। कैसे हुए थे मैं बताऊंगी आपको। प्रोटिस्टा का निर्माण मोनेरा जगत से ही हुआ है, वो उन्हीं से बने हैं, है ना। ये जो यूकेरियोटिक कोशिका है ना, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही बनी है। तो मतलब ये भी पानी में होते होंगे, ये भी पानी में रहते हैं। अब पानी में रहते हैं तो मतलब यूग्लिना भी कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है। अब पानी में रहता है तो देखो, जब मान लो कि ये ऊपर ऊपर तैर रहा है, पानी के ऊपर ऊपर तैर रहा है, तब इसको क्या मिलेगा? सूर्य का प्रकाश मिलेगा, है ना। सूर्य का प्रकाश इसको मिलेगा, तो ये सूर्य का प्रकाश इसको जब मिलेगा तब ये क्या करेगा बताओ? ये क्या करेगा? इनमें क्लोरोफिल भैया, और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। पूरी क्यों प्रक्रिया बतानी है, शॉर्टकट में बोल दो ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, ठीक है। अब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा तो अपना भोजन खुद बनाएगा, मतलब ये कैसा है? स्वपोषी है। तुम्हें बड़ी जान की खुशी होती होगी, अरे वाह, स्वपोषी है, ये क्या बात है ना। तो ये स्वपोषी है। लेकिन बेचारा क्या होता है, कभी घूम आते, मान लो गहराई में चला गया, पानी की बहुत गहराई में चला गया। देखो, ये दोनों ही पानी में पाए जाते हैं, स्वच्छ जलीय पानी में, मतलब क्या बोलते हैं, मीठे पानी में भी पाए जाते हैं और खारे पानी में भी ये पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर भी होते हैं और मीठे पानी में भी ये पाए जाते हैं। किसी दिन बेचारा घूमते घुमाता बहुत गहराई में चला गया, तो वहां पे मान लो सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं आ रही हो, तो फिर क्या बेचारा भूखा मरेगा क्या? नहीं मरेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें दिमाग बहुत है, ये क्या करेगा कि ये सोचेगा कि ठीक है, मुझे भोजन नहीं मिल पा रहा है ना, हम क्यों, मुझे सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अपना भोजन नहीं बना सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ, भूखा मर जाऊं? नहीं मरेगा। तो ये क्या करेगा, आस पास में जो भी कीट होगा, है ना, आस पास में जो भी कीट होगा उसको पकड़कर ये क्या कर लेगा, खा जाएगा, पकड़ के खा जाएगा। मतलब कि ये स्वयपोषी तो है ही, साथ साथ में ये कैसा है, विषमपोषी भी है ना। और इस कंडीशन को अपन कहते हैं मिक्सोट्रोफिक। मिक्सोट्रोफिक यानी कि अपन इसको हिंदी में मिश्रित पोषण, है ना। अपन, मैंने इसकी हिंदी बनाई है, वैसे तो मुझे हिंदी पता नहीं है। तो पोषी, मिश्रित पोषी का मतलब समझते हो, मिश्रित दोनों का, तो स्वयपोषी भी है, विषमपोषी भी प्रकार का भी है। तो दोनों प्रकार का भोजन करता है भैया स्वयपोषी भी। स्वयपोषी यानी कि जब तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा भोजन अपना खुद बनाएगा, जब नहीं मिलेगा दूसरों को पकड़ के खाएगा, यानी कि विषम पोषी। दोनों प्रकार का पोषण होता है, इसलिए ये कैसा हो गया, मिश्रित पोषी प्रकार का हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब फिर उसके बाद में अपन इसके कर लेते हैं जनन की बात, कि भैया ये बच्चे कैसे पैदा करते हैं, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखना पड़ेगा ना। एक युगलिना है, वो नया युगलिना तो पैदा करेगा ना, है कि नहीं, अपने बच्चे तो पैदा करेगा, अपना वंश को कैसे बढ़ाएगा। हम बात करते हैं इसके जनन की। अब आप सभी को पता है
जनन का अर्थ होता है अपने ही जैसा नया जीव पैदा करना, जनन कहलाता है। रिप्रोडक्शन कहलाता है। यार मैं ना कभी-कभी तुम्हारे को हिंदी में बताती जाती हूँ, इंग्लिश नहीं बोलती है ना। एक बच्चे का कमेंट भी आया था यूट्यूब पे कि तो कभी-कभी याद दिला दिया करो बीच में, ताकि बोल लूँ मैं, है ना? जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, और जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? युग्मक बनते हैं, युग्मक मिलते हैं, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होती है ना? उसको अपन कहते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का मतलब कि ना तो युग्मक बनेंगे, ना ही निषेचन की प्रक्रिया होगी। एक जीव से डायरेक्ट नया जीव बन जाएगा, उसे अपन कैसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, के अंदर दोनों ही प्रकार के जनन पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक जनन भी होता है ना? वही इसमें लैंगिक जनन होगा, और इसके अंदर जो है लैंगिक जनन होगा मतलब युग्मक बनेगी इसके अंदर, संलयन होगा इसमें। और इसमें अलैंगिक जनन भी होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन का मतलब एक ही जीव से नया जीव बन जाना। और अलैंगिक जनन जो होता है इसमें किस प्रकार से होता है? तो ये द्विविखंडन, बहुविखंडन द्वारा हो सकता है। द्विविखंडन, द्विविखंडन, या फिर ये बहुविखंडन। विखंडन का मतलब टूटना, विखंडन का मतलब होता है टूटना। अगर द्विविखंडन है तो 2 भागों में टूट जाएंगे, और बहुविखंडन है तो बहुत सारे भागों में टूट जाएंगे। जैसे कि द्विविखंडन होता है अपने युगलिना के अंदर, युगलिना भी टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है, तो 2 भाग बन गए, मतलब 2 युगलिना बन गए। ठीक है, ये हो गई अपनी इसकी नॉर्मल सी जानकारी। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो अपन कहते हैं कि कुछ जो प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा के ऊपर या तो सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया के बारे में बताया था मैंने आपको, या तो सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं शरीर के ऊपर, जैसे कि सीलिया, पैरामीशियम का नाम लिया था मैंने आपको, बताया था पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं ना। या फिर इसमें फ्लेजिला भी हो सकता है। फ्लेजिला क्या होता है? अरे वो युगलिना बेचारा बैठा तो है ना? युगलिना के अंदर सीलिया, युगलिना के अंदर क्या होगा? फ्लेजिला। तो या तो सीलिया भी हो सकता है या फिर फ्लेजिला भी हो सकता है, और दोनों ही क्या काम करेंगे? दोनों ही क्या काम करेंगे? गति करने का काम करेंगे, और क्या करेंगे? ठीक है, और क्या काम करते हैं? क्या हुआ? कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया था। हाँ, तो क्या बता रही? एंड फ्लेजिला दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्या काम करेंगे? गति करने के लिए, पोषण के लिए, और श्वसन के लिए। हाँ, है, है, हाँ वही पोषण हो गया। हाँ, इन सभी कामों के लिए ये सीलिया एंड फेजिला इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसका निर्माण, सॉरी, यूकैरियोटिक कोशिका जो है पहले, अच्छा तो इससे समझ, पहले इस दुनिया में कौन थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रथम बार जो जीव थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहले आई कि नहीं आई? आई ना? मोनेरा जगत की कोशिका प्रोकैरियोटिक ही तो है। और इसकी जो इसका जो निर्माण हुआ, उत्पत्ति जो थी वो कहाँ हुई? जल के अंदर, समुद्र के अंदर। मतलब समुद्र क्या, उस टाइम में बस जल ही जल था, है ना? तो उसके अंदर इसकी प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ऐसा माना जाता है इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बाद में बनी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनी अपनी बनी कैसे? थ्योरी है जिसका नाम है सिम्बायोटिक थ्योरी। ये सिम्बायोटिक थ्योरी है क्या? ध्यान से, कुछ नहीं कोर्स में तो है नहीं आपके, और नहीं कभी आएगी, लेकिन समझना है अपने को कि अपन कहते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बने, कैसे बने होंगे। देखो समझना इस चीज को ध्यान। मान लो कि यहाँ पर एक कोशिका बैठी है, ये कोशिका है, ठीक है, और ये कौन सी कोशिका है? ये है अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कि ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कई सालों तक, कई वर्षों तक इसने राज किया इस दुनिया में अकेली, बहुत सालों तक। ठीक है, अकेली थी ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का नामो निशान नहीं था इस दुनिया में। तो कई वर्षों तक इसने अकेले ने राज किया इसके ऊपर, धरती के ऊपर।
फिर अब धीरे-धीरे ये बोर होने लगी। ये सोचने लगी यार मैं ही मैं हूँ, कुछ तो नया आना चाहिए ना, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। ना मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, है ना? कोशिका मतलब यूँ कह सकते हैं कि झिल्ली आबद्ध कोशिकांग भी नहीं है मेरे पास। अब मुझे कुछ करना है ना? अब मुझे ना बहुत सारी और भी चीज़ें बस मैं बहुत बोर हो गई हूँ प्रोकैरियोटिक बन अब मुझे कुछ नया करना है, मुझे यूकैरियोटिक बनना है, ठीक है? तो इसने क्या किया देखो, इसके अंदर अच्छा ये तो पता ही है, भई इसमें जो है क्या-क्या है इसके अंदर ये इसका डीएनए वगैरह इसमें एक प्रकार से डीएनए वगैरह है और क्या है तो और कुछ चीज़ें होगी इसके अंदर बस ज़्यादा कुछ तो था नहीं इसमें, है ना? हाँ, मेसोसोम वगैरह है, ठीक है? और राइबोसोम पड़ा है इसका, राइबोसोम तो यही है इसका, ये राइबोसोम प्रकार से राइबोसोम, ठीक है? तो कुछ चीज़ें इसके अंदर प्रेज़ेंट थी इसके अंदर पहले से ही। तो फिर इसने क्या किया एक दिन सोच रही थी बैठी-बैठी और बहुत ही सैड थी ये कि यार मैं तो ना मतलब ऐसे बोर हो चुकी के अंदर सिर्फ यही चीज़ें ले लेके मुझे और भी नई चीज़ें चाहिए, है ना? तो क्या हुआ कि इसके आस-पास में एक और कोशिका पड़ी थी, है ना? इसी के पास में एक और कोशिका पड़ी थी। ये जैसे कि यहाँ पर कोशिका है, ये कोशिका पड़ी थी। ये भी कैसी थी? ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। मान लो ये भी क्या होती है? मान लो प्रोकैरियोटिक कोशिका ओके, ठीक है? प्रोकैरियोटिक लेकिन ये वाली जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी ना, ये स्वपोषी प्रकार की थी। स्वपोषी का मतलब कोशिका मतलब अपना भोजन खुद बनाना जानती थी। एक तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पड़ी थी। और भी कुछ कोशिका पड़ी थी जैसे कि मान लो कि यहाँ पे बना लेती हूँ मैं ये रही, एक ये कोशिका भी थी और ये भी कैसी थी? ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। लेकिन ये जो है ये एटीपी का निर्माण यानी ऊर्जा का निर्माण करना जानती थी। एटीपी का निर्माण करना जानती थी। ऊर्जा ऊर्जा बनाते हैं ना अपन, हमारे अंदर शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। तो अब क्या हुआ देखो, ये बैठी थी बेचारी उदास, है ना? इसको जैसे ही ये कोशिका दिखी, इसने सोचा मैं इसको खा जाता हूँ। इसको खा जाती हूँ, ठीक है? तो इसने क्या किया इसको अंदर ले लिया, अपने अंदर ले लिया, ठीक है? तो ये आ गई इसके अंदर, कौन? ये वाली जो कोशिका थी ना, ये मान लो इसके अंदर आ गई होगी, ऐसा माना जाता है। अपने को क्या पता, अपन तो खड़ी उस तो ऐसा माना जाता है कि इसने इसको अंदर ले लिया। लेकिन ये मरी नहीं, ये मरी नहीं, ये कहा कि प्लीज़ मुझे ज़िंदा रहने दो। मुझे मारो मत, मुझे अपने अंदर ले लो पर मुझे मारो मत, ठीक है? और मैं तुम्हारे अंदर क्या तो इसने कहा कि मुझे क्या फ़ायदा? उसने कहा कि एक काम को देखो, तुम वैसे भी दूसरों को ले-लेके खा रहे हो ना, तो एक काम करते हैं मैं तुम्हारे को क्या करूँगी भोजन बना-बना के दूँगी, है ना? भोजन बना-बना के दूँगी, भोजन बनाने में हेल्प करूँगी मैं तुम्हारी, ठीक है? तो फिर माना जाता है कि ये जो कोशिका रही होगी या ये जो चीज़ रही होगी ना, ये नई संरचना जो आई है, ये हरित लवक रही होगी। क्या रही होगी? हरित लवक, है ना? हरित लवक रही होगी। तो हरित लवक आ गया इसके अंदर, कोशिका झिल्ली आवृत्ति कोशिकांग आ गया ना इसके अंदर, झिल्ली आवृत कोशिकांग आ गया। फिर इसने इसको भी अंदर ले लिया, जब इसको भी अंदर ले लिया तो इसने कहा कि तू मेरे लिए क्या करेगी भैया? उसने कहा कि मैं तेरे लिए ऊर्जा का निर्माण करूँगी। और फिर कहा कि चल ठीक है यार, ऊर्जा का निर्माण कर रही है तो फिर इसको नाम दे दिया अपन ने क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो क्या नाम दे दिया? ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, झिल्ली आवृत कोशिकांग आ गया है, हरित लवक आ गया है। सारी चीज़ें आ गई हैं। अब धीरे-धीरे और चीज़ें आई होगी और धीरे-धीरे और विकसित होगी और फिर ये प्रोकैरियोटिक से कैसे बन गई होगी? यूकैरियोटिक बन गई होगी और फिर यूकैरियोटिक में कौन-सी प्रोटिस्टा की जो कोशिकाएँ हैं, वो इसमें बन गई होगी। प्रोटिस्टा के नए-नए जीव का निर्माण हो गया होगा। काश ऐसे ही तो होता ना, काश पहले सारे दुनिया में जीव थोड़ी थे, धीरे-धीरे विकसित हुए ना, तो इसी तरह से इनका विकास हुआ होगा। ठीक है? तो ये प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कोशिका बन गई। बस ऐसे हुआ इनका निर्माण और क्या, है कि नहीं? हाँ, नाम से खोज की थी और फाइला ने उसको कणिका नाम दिया, है ना? कणिका धागे-नुमा संरचना नाम, ठीक है? सेल थ्योरीज़ के अंदर अपन पढ़ेंगे वैसे भी पूरा सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे थ्योरी में क्या। सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक आपके पूरा एक चैप्टर लगता है ना सेल बायोलॉजी का, पार्ट डाल ठीक है? ज़्यादा परेशान हो चलो, अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके वर्गीकरण, यानी कि प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना अपन ने बैक्टीरिया का वर्गीकरण किया था, तो मोनेरा जगत का वर्गीकरण, यही प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, ठीक है? हाँ,
तो प्रोटिस्टा को जो है मेनली 5 भागों में बाँटा गया। का वर्गीकरण से मोनेरा को कितने 4 भागों में, तो 5 भाग। एक बढ़िया ना? ये अगला वाला हो गया 5 भाग बाँटा है। सबसे पहला जो का कह सकते हैं पार्ट है, वो है क्राइसोफाइट। क्या है? क्राइसोफाइट, याद करो क्राइसोफाइटा। फिर उसके बाद में क्या है? डायनोफ्लेजिलेट, ठीक है। तीसरा है इसके पास में क्या है? और चौथा है इसके पास में भाग है पंख कवक, पंख कवक। और फिर पांचवा जो भाग है इसको प्रोटोजोआ कहते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये हो गया अपने प्रोटिस्टा का वर्गीकरण 5 भाग। अब देखो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्राइसोफाइटा को क्राइसोफाइटा कहते हैं, डायनोफ्लेजिलेट को डायनोफ्लेज, यूग्लिनोइड को अवपंक कवक को क्या कहते हैं? अवपंक कवक को अपन इसका थोड़ा इंग्लिश का नाम है स्लाइम मोड, स्लाइम मोड कहते हैं, स्लाइम मोड। प्रोटोजोआ को ठीक है। अब इसका अगर अपन देखो याद करने का तो वैसा कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी याद करना चाहो तो देखो ये होता है सी से स्टार्ट, ठीक है। ये किससे होता है? सी से। ये किससे होगा? ई से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर तो देखो एक तो हो गया सी डी ई, जैसे याद रखो एबीसीडी है ना, सी डी ई है ना, ए बी को भूल जाओ। और उसके बाद में अवपंक कवक को अपन कहते हैं टाइम मोड, टाइम मोड एस, इस तरह से एसपी स्पेशल, स्पेशल पॉइंट नहीं लगवाती हूँ मैं तुम्हें, मैं कहती हूँ स्पेशल पॉइंट लगाओ, एसपी लगाओ, एसपी लगा ले, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो तो रखो, वरना तो रट के तो है कि नहीं। तो प्रोटिस्टा को हमने 5 भागों में बांट दिया, क्राइसोफाइटा, डाइनोक्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंकवक और प्रोटोजोआ, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसके थोड़े से पोषण की बात यहीं पर कर लेते हैं, इनमें कौन कौन सा पोषण पाया जाता है। ध्यान से सुनना, देखना बहुत ईजी। देखो ये दोनों है ना, ये दोनों कौन कौन से हो गए? ये क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लेजिलेट। ये जो होते हैं क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लेजिलेट भर भर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, खूब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कमी नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है इसका, मैं बताऊंगी आपको कि किस इसको प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन गया है। तो क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लेजिलेट भर भर के प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, कमी नहीं। बताओ ये कौन से स्वपोषी हो गए ना? तो ये हो जाते हैं अपने पास में कैसे? स्वपोषी के अंदर जो पोषण होगा वो स्वपोषी प्रकार का होगा, ठीक है ना। फिर देखो ये बीच में है ना बेचारा, ठीक है, बीच में, ये बीच में, तो एक काम करो बीच में रख लो। जैसे कि अपन चलो उसकी बात करते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की बात कर लेते हैं, ये जो होते हैं ये दोनों है ना साइड में रह गए, ये होते हैं कैसे? समपोषी, समपोषी होते हैं, अपना भोजन दूसरों से लेंगे, इधर स्वपोषी उधर विषम पोषी, तो एक ही बचा ना, यानी मिक्सोट्रॉफिक, है ना। अपन इसको यहाँ पर याद हो जाएगा कि बताओ? अरे 5 है, 5 में 2 इधर वाले साइड वाले क्या हो गए? स्वपोषी हो गए, उधर साइड वाले कौन से हो गए? विषम पोषी हो गए, बीच में रह गया, दोनों प्रकार का हो गया। ये भाग भी होगा उसमें, ये भाग भी होगा, कौन सा? विषम पोषी। और इसको इसी प्रकार से आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो आप पहले तो लिखो, हेडिंग लिखो, प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। और फिर इसमें आप इस इसमें ऊपर की ओर क्या लिखोगे?
प्रोटिस्टा, यहाँ पर प्रोटिस्टा करके फिर ये 5 भाग के नाम लिख लो। फिर ये इसी के इस तरह से उतार लो। ठीक है? अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पहला वाला। पहला क्या है अपने पास? पहला है पार्ट ट्राइसोफाइटा। इसको आप हिंदी में ही इसी तरह ट्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा क्या है? क्राइसोफाइटा क्राइ है ना, क्राइसोफाइटा। ऐसे समझ लो बहुत रोते हैं बेचारे ये प्रकाश संश्लेषण कर करके, फाइटा फाइट करते रहते हैं सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे ना। तो क्राइसोफाइटा जो होते हैं, पहली चीज के बारे में थोड़ा लक्षण देख लेते हैं, फाइटा होते कैसे हैं। तो ये अच्छा ये कहाँ पाए जाते हैं? देखो ये दोनों टाइप के जल में पाए जाते हैं, यानी कि ये पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर मीठे हो गया, ठीक है, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, ये समुद्री जल के अंदर भी पाए जाते हैं, इसका मतलब खारा पानी, यानी कि लवणीय जल हो गया, ठीक है, ये लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। समुद्री जल और लवणीय जल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। स्वच्छ जल हो गया, लवणीय जल हो गया, दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप इनको देखोगे तो ये बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप तो हम अपनी नग्न आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं, तो अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, अत्यंत छोटे, अत्यंत छोटे की जगह सूक्ष्म लिखो ताकि ज्यादा बेटर। अत्यंत बहुत छोटे होते हैं जिनको अपन अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके साथ में ये पानी में रहते हैं। तो अच्छा ये पानी में रहते हैं तो ना तो इनके पास में सीलिया होती है, ना ही इनके पास में फ्लेजिला होती है। मैंने कहा क्या लिखवाया था वहां पे, कुछ में होती है सीलिया फ्लेजिला, सभी में तो नहीं होती। तो इनके अंदर सीलिया ना तो सीलिया होती है, ना ही इसके अंदर फ्लेजिला होती है। तो ये पानी की धारा के साथ क्या करते रहते हैं? बहते रहते हैं। यानी कि ये एक प्रकार के, सुनना ध्यान से, ये एक प्रकार के फाइटो प्लैंकटन होते हैं। क्या होते हैं? फाइटो प्लैंकटन। ये एक प्रकार के फाइटो प्लैंकटन होते हैं। तो प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन होते हैं। अब फाइटो प्लैंकटन का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव तो फोटोसिंथेसिस करते हो, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या करते हो, और प्लैंकटन यानी कि जो जल की धारा के साथ में क्या होते हो? बहते हो। यानी कि ये जो है फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं कि जल की धारा के साथ क्या होते हैं? जल की धारा के साथ बहते रहते हैं, धारा के साथ बहते हैं। तो पानी जिधर जाएगा ना, ये भी वहां जाएगा, जहाँ जहाँ भी तेरे साथ चलूंगा, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ये पानी की जल की धारा के साथ साथ में ये बहते रहते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद में देखो, ये तो नॉर्मली इनके लक्षण हो गए कि भाई स्वच्छ जल और समुद्र जल दोनों में होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, पानी की जल की धारा के साथ में बहते रहते हैं। अब हम फिर से करेंगे इसका वर्गीकरण कि भाई इस क्राइसोफाइटा में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, पहले काम करो, ये वाला लिख लो, आप पहले पॉइंट लिख लो। देखो क्राइसोफाइटा के बारे में लिखो, पहला पॉइंट लिखो, स्वच्छ जल व लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। जल व लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल व लवणीय लिखो, ये जल धारा के साथ बहते रहते हैं। जल धारा के साथ में बहते रहते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि जो क्राइसोफाइटा है, क्राइसोफाइटा के कितने भाग फाइटा, इसको फिर से डिवाइड कर दिया गया है दो भागों में, है ना, करते ही जा रहे हैं अपन तो डिवाइड। पहले प्रोटिस्टा आया, फिर प्रोटिस्टा को अपन ने 5 भागों में बांटा, क्राइसोफाइटा, फिर डाइनोफ्लेजिलेट, फिर यूग्लिनोइड, फिर अवपंक कवक, और फिर लास्ट वाला था प्रोटोजोआ। फिर हमने स्टार्ट किया क्राइसोफाइटा। अब क्राइसोफाइटा को हम फिर से दो भागों में बांट रहे हैं, बांट ले, चलो बांट लो। तो क्राइसोफाइटा जो होते हैं फिर से वो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डाई एटम, क्या होता है? डाई एटम, डाई एटम। और एक होता है डेस्मिड, क्या होते हैं? डेस्मिड, डाई एटम और डेस्मिड। एक प्रकार से
दो प्रकार के ग्रुप, दो ग्रुप डाई एटम और डेस, है ना। पहले एक काम करो, ये वाला छोटा सा उतार लो फटाफट से, फिर इसको डाई एटम को एक अलग ही डाई एटम और डेस, आइसोफाइटा डाई एटम एंड डेस। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन डाई एटम, डाई एटम की बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है डाई, डाई, देखो डाई एटम को क्योंकि प्रकार किस में रखा गया है, डाई एटम को किसमें रखा गया है, क्राइसोफाइटा में रखा गया है। और मैंने क्राइसोफाइटा की विशेषता बताई है कि भैया ये प्रकाश संश्लेषण खूब करते हैं, खूब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करने की वजह से, ध्यान से सुनना, इनको एक बहुत ही स्पेशली नाम दिया गया है। इनको क्या कहा जाता है, तो सागर के मुख्य निर्माता कहा जाता है। कहा जाता है सागर के मुख्य निर्माता, मुख्य निर्माता, मुख्य निर्माता इसलिए सारा प्रकाश संश्लेषण करेंगे। जब खूब सारा प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो खूब सारी ऑक्सीजन देंगे, और खूब सारे ऑक्सीजन देंगे तो वहां के रहने वाले जो जीव है बेचारे, को ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, वो जीवित रह पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे इनकी बदौलत, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है, सागर के मुख्य निर्माता कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। इंग्लिश में बोले तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, ऑफ द ओशियन, प्रोड्यूसर, ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, और भी पूछ, सही बता, प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कहा जाता है डाई एटम को। वाई, क्यों कहा जाता है, खूब सारा क्या करते हैं, ये खूब सारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना, ये प्रकाश सारा करते हैं। अब सोच लो कि प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो बताओ इनमें क्या होगा, अरे क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों के अंदर क्लोरोफिल तो होता ही है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, बाकी तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा और क्या विशेषता है, तो ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे होते हैं, छोटे होते हैं तो अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अभी अभी बताया फाइटोप्लैंक्टन भी होते हैं, पानी के साथ साथ में कहीं बहते रहेंगे, या फिर किसी सतह से ये चिपके होते हैं, या तो पानी के साथ बहेंगे या किसी सतह से ये चिपके होंगे। ना इनके अंदर विचारों के अंदर, है ना, कशाभिका दी हुई है, कशाभिका यानी कशाव, फ्लेजिला, ना तो फ्लेजिला दिया है इनको, और ना ही इनको क्या दिया है, सीलिया इनको दिया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये होते कैसे हैं, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये एक कोशिकीय होंगे, एक कोशिकीय तो होंगे ना, प्रोटिस्टा पूरे एक कोशिकीय बेचारा, एक कोशिकीय होंगे। ठीक है, और कैसे हैं, तो यूकेरियोटिक है, यूकेरियोटिक है, ये तो नॉर्मली हमें यूकेरियोटिक है, तो हमें पता ही है यूकेरियोटिक है। ना इनमें कशाभ ये पाया जाता है, यानी कि अकशाभिक होते हैं। अकशाभिक का मतलब क्या होता है, अकशाभिक का मतलब बिना कशाभ के, कोई कशाभ वशाभ इसमें पाया जाता है। माँ ने कहा कि तुम वैसे बहुत छोटे हो, तुम्हें चलने फिरने की जरूरत है, तो पानी के साथ में चले जाना, कहीं जाना हो तो, है ना, तो ये कैसे होते हैं, अकशाभिक होते हैं। इसके अलावा देखो इनको एक नाम दिया गया है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, यहाँ लिख रही हूँ, तो पीले शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरे पीले शैवाल, अलग अलग टाइप के होंगे, ये देखना डायग्राम, हरे पीले शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, अभी इनका एक डायग्राम बनाती हूँ आपको, हरे पीले शैवाल भी इन्हीं को कहा जाता है। अच्छा एक चीज और, ये ना इनका आकृति कोई फिक्स ही नहीं है, सूक्ष्म है, छोटे हैं, एक कोशिकीय कैसे भी हो सकते हैं, इनमें कौन सी हड्डियां होती है अपनी तराजू पे, अपनी आकृति फिक्स, कोई आकृति फिक्स नहीं है, अलग अलग टाइप के, मतलब कोई भी आकृति दे दो इनको चलेगा बेचारों को, है ना। तो ये अलग अलग आकृति के होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रही हूँ, ये देखो, ये है तुम्हारे पास में, ये जो आपके सामने है ये क्या है, डाई एटम, देख लो किस टाइप के दिख रहे हैं ये डाई एटम, देख लो, है ना, अलग अलग शेप के, देखो ये तो बेचारा तारे की शेप का, ये अंडाकार, ये देखो ये छड़ाकार, ये गोल गोल, है ना, ये अलग ही टाइप का, ये देखो ये किस टाइप का, तो आकृति नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, चलने दो, कोई भी आकृति को चलने दो इनको, है ना। तो बेचारों के अलग अलग टाइप के ये होते हैं, है ना, अलग अलग आकृतियां इनके अंदर होती है। और ये देखो गूगल से उठा के डायरेक्ट दिखा रही हूँ तुम्हें, ये देखो क्या आकृतियां हैं, मतलब कौन सी आकृति इन्होंने छोड़ी है बताओ, टाइप के होते हैं क्या आकृति,
इतने टाइप के होते हैं, ऐसे-ऐसे होते हैं। ये सारे के सारे ठीक है, डाइट तो तुम्हें ये देख के तो लगते होंगे कि मतलब सारे जीव ये एक कोशिका है, सारी की सारी एक-एक कोशिकाएँ हैं, ये जीव है कि नहीं? दया करो बेचारों पे, करनी है, दया तो सभी को करनी चाहिए ना। ये लो, ये देखो वो के वही आ गए, है कि नहीं? ये देखो, कितने टाइप के जीव थे, बट क्यों नहीं रहा है? मैं आपको डायरेक्ट ही इसी से दिखा देती हूँ ताकि ना बहुत सारे डायग्राम हम देख सकें गूगल पे। ये देखो सारे के सारे आइटम, है कि नहीं? है? ये सारी की सारी आपके पास में डाई आइटम होती है और मेरे पीले शैवाल भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इनकी कोशिका कैसी होती है। एक सेल जो होती है ना, संरचना ठीक है, अलग-अलग आकृति अलग-अलग होगी, लेकिन उनमें कुछ तो होगा ना। तो अब आपको ये तो पता ही है कि भई ये प्रोकैरियोटिक सॉरी भाई कितना बड़ा पाप कर दिया। प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकेरियोटिक कोशिका है। ऐसे-ऐसे कैसे प्रोकैरियोटिक बनाओगे? बेचारे कितनी मुश्किल से यूकेरियोटिक बने थे ये, है ना? तो ये यूकेरियोटिक कोशिका है। लेकिन देखना इसकी कोशिका की अगर हम संरचना बात करें कोशिका की, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोशिका कैसी है इनमें, कोशिका की संरचना कैसी होती है इनके अंदर, ठीक है? तो देखो आपने संदूक देखी है कभी? संदूक यानी पेटी। पहले के ज़माने में संदूक बोला जाता था। इनकी जो कोशिका होती है ना वो संदूक के समान होती है, यानी पेटी के समान। पेटी नहीं, पेटी, पेटी। संदूक समान साथ क्या होता है? के समान हो समान कैसे? पेटी देखी? पेटी में एक तो नीचे बक्सा होता है, फिर उसको ढकने के लिए पूरी तरह से ढकने के लिए है ना, एक मतलब ऊपर यूँ इस प्रकार से ऐसे ढका होता है ना, तो इनकी बिल्कुल वो पेटी की जैसी होती है इनके अंदर। देखो यहाँ पर। और दूसरा इसको ऐसे ढका हुआ बिल्कुल टेलीफ़ोन जैसा लग रहा है, पेटी जैसा होता है मतलब कि एक जो इसकी क्या बोल सकते हैं, एक सतह होती है ना, वो दूसरी सतह को इस प्रकार से ढक देती है ना? बंदूक के समान होती है। मतलब कपाट की तरह 2 कपाट हो गए, एक कपाट ने इसको दूसरे कपाट को ढक दिया। अब सुनना ध्यान से, ये इसकी जो कोशिका भित्ति है ना, इस कोशिका भित्ति के अंदर ये इसकी मान लो कोशिका है, ये कोशिका भित्ति है। इस कोशिका भित्ति के अंदर खूब सारा क्या भरा होता है इसमें, खूब सारा सिलिका भरा होता है, ठीक है? खूब सारा यहाँ पर ध्यान से सुनना इसके अंदर क्या भरा है ये इसके अंदर भरा है सिलिका, सिलिका और सिलिका जो है वो क्या काम करेगा भैया का करने की वजह से भित्ति जो है वो इतनी कठोर हो जाती है कि कोई भी इसको नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। आप एक कोशिका ले लो, उसपे आप 100 किलो वज़न रख लो, तो भी ये नहीं टूटेगी। इतनी कठोर हो जाती है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इसमें किसका जमाव होता है इसकी कोशिका भित्ति में? सिलिका का जमाव होता है। बाकी ये कोशिका है तो इसमें सारा जो भी होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी है ना, ये जो भी जेनेटिक होगा नहीं लेकिन होगा सब कुछ इसके अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है? ये कोशिका हो गई और इसके अंदर सिलिका का जमाव होता है।